The MAC class is key to unlock the success Kalyan per Comper. मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से थे? मैंने बताया था CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, SLR बताया था मैंने। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ नए उपकरण सामने निकल कर आते हैं। जैसे कि एक का नाम होता है बैंक रेट होता है, एक का नाम MSF होता है, एक का नाम रेपो रेट, फिर आगे देखेंगे हम लोग रिवर्स रेपो रेट। तो ये सब क्या है, इन सब के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रयास करती है। तो इसी क्रम में कल जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि CRR क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि CRR क्या होता है और यह किस प्रकार से इन्फ्लेशन को अर्थात मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित करती है। तो एक बार फिर से एक छोटी सी झलक के साथ हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि CRR होता क्या है। तो मैंने बताया था कि बैंक का जो धन होता है, मान लेते हैं बैंक का जो कुल धन था वो कितना था, 100 रुपये था, और इसी 100 रुपये को हमने क्या कहा था, NDTL, अर्थात प्रश्न आ जाए बैंक की कुल जमा राशि को क्या कहा जाता है, तो इसे NDTL कहा जाता है, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो जब बैंक के इस हिस्से में कुल रुपए में से जब RBI कुछ हिस्सा निकाल ले या फिर कुछ ऐसा आदेशित करे RBI बैंक से कि आप अपनी राशि का कुछ हिस्सा हमारे पास जमा कर दीजिए, तो ऐसे में मान लीजिए कि इस 100 रुपये का कुछ परसेंट, जैसे कि 4% के आसपास बैंक का जो पैसा था वो कहाँ चला गया, RBI के पास चला गया। और अब बैंक के पास कितने रुपए बचे, तो अब बचे 96। तो ये जो 4 रुपये गए हैं, अर्थात बैंक का वह हिस्सा जो RBI के पास जमा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। तो इसी CRR के बारे में कुछ और बातें जानेंगे कि इस जो CRR होते हैं तो इस पे क्या ब्याज मिलता है, अर्थात क्या RBI CRR पर बैंक को ब्याज देती है। तो हम लोगों ने बात बताया था कल कि नहीं, RBI CRR पर किसी भी प्रकार के ब्याज की अदायगी नहीं करती है। फिर हम बात करेंगे, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था कि क्या होगा यदि RBI CRR को बढ़ाए या घटाए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो RBI CRR को बढ़ाएगी या घटाएगी। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, मैंने कल प्रश्न पूछा था कि क्या होगा यदि मुद्रास्फीति जब बढ़ जाती है तो RBI क्या करेगी CRR में, CRR को बढ़ाएगी या घटाएगी। तो हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि मान लीजिए RBI ने क्या कहा कि बाजार में क्या है, इन्फ्लेशन है। अगर बाजार में महंगाई है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं। तो कीमतें बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग क्या है वो कई सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं, मतलब कई ज़्यादा मांग कर रहे हैं। अच्छा, लोग मांग क्यों कर रहे होंगे, तो जो लोग मांग कर रहे होंगे वो इसलिए कर रहे होंगे तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा ज़्यादा होगा। अच्छा ये बताइए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो लोगों के पास पैसा आया कहाँ से? सीधी सी बात है, जो लोगों का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, बैंक। कोई भी पैसा होता है वो कहाँ से आता है, लोगों के पास बैंक से आता है। और अगर बैंक के पास ज़्यादा रुपए होगा तभी तो बाजार में अर्थात लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, मांग बढ़ाएंगे अपनी। अर्थात जैसे ही मेरे पास पैसा आ जाता है तुरंत मैं क्या करूँगा, मैं कोई गाड़ी निकलवा के लिए आऊँगा। आज पैसा नहीं है तो मैं नहीं निकलवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही अगर आप सबके अकाउंट में अगर पैसा आ जाए 10 लाख रुपए, तुरंत कोई जाकर कोई बाइक खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। वही चीज़ अगर बैंक से पैसा सबके पास चला गया तो इससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोग चीज़ें खरीदने लगेंगे। अच्छा, लोग चीज़ें खरीदने लगे अर्थात मांग बढ़ गई है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि रातों रात मांग तो बढ़ जाती है लेकिन रातों रात कभी भी सप्लाई नहीं बढ़ती है। अर्थात कोई भी कंपनी रातों रात इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, वो एक लिमिटेड कर सकती है, उसकी एक सीमा होती है।
तो पैसा ज़्यादा आ गया तो लोगों ने क्या किया, मांग ज़्यादा किया, लेकिन सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई। तो लोग, अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई है तो ऐसे में क्या होगा, जो कंपनी वाला है वो क्या करेगा, वो अपनी कीमतें बढ़ा, तो क्या है कि कंपनी वाला क्या करेगा, चीज़ों के प्राइस बढ़ा देगा। चीज़ों की प्राइस बढ़ा दिए तो इससे मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई। क्या बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा कि अगर बैंक के पास कुल इतना ज़्यादा रुपया जा रहा है, अब क्या करें, महंगाई ज़्यादा है, मुद्रास्फीति ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम, एक संस्था आएगी, उसका नाम क्या है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या कहेगी कि मुझे मुद्रास्फीति को कम करना भाई। तो मुद्रास्फीति को कम कैसे करेगी, तो वो देखेगी कि मैं एक काम करता हूँ कि सीआरआर, अगर सीआरआर को अगर हम कम कर दें, कम क्यों कर रहे हैं, अगर सीआरआर को अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, अभी बैंक के पास 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, अगर ये बैंक पूरे 100 रुपये का लोन बांट दे, अगर बैंक पूरे 100 रुपये का लोन बांट दे बाजार में, तो बाजार में कितना रुपया आ जाएगा, पूरा रुपया आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। और पैसा ज़्यादा आ गया, पैसा अगर ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, बैंक से क्या कहेगी कि आप एक काम करिए, आप इस 100 रुपये में से कुछ हिस्सा, मान लीजिए 4%, अर्थात लगभग 4 रुपये ये निकाल लेगी। और कितना रुपये बचा, 96 रुपये। पहले बाजार में रुपये जा रहा था 100, अब बाजार में कितना रुपये जाएगा, 96। अर्थात अगर बाजार में पैसा जो है वो 96 रुपये जाएगा, पहले की तुलना में, पहले 100 जा रहा था, अब 96। अर्थात अब लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी। लोगों के पास पैसे कमी हुई तो लोग क्या करेंगे, मांग में भी कमी करेंगे। अर्थात जब किसी को पैसा होगा ही नहीं तो क्या मांग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब मांग में कमी नहीं होगी तो सप्लाई का भी कोई हेडेक नहीं होगा, अर्थात डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। मान लीजिए अभी भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही है, मान लीजिए अभी भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही, तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी कि यहाँ पर अभी 4% से क्या पता, वो 8% कर दे, 4% से 8% कर दे, क्या, सीआरआर। और अब क्या हो जाएगा, अब जो पैसा बचा है बैंक के पास कितना, 92। अर्थात जो बैंक है अब इस 92 रुपये को ही लोन के रूप में देगी बाजार में। अर्थात जो 92 रुपये, अब पहले 96 जा रहा था, तो अब बैंक द्वारा पैसा पब्लिक में कितना जाएगा, अब जाएगा 92। अर्थात लोगों के पास अब केवल 92 रुपये ही गए, अर्थात अब मांग में क्या है, और कमी आएगी। भाई लोगों के पास पैसा और कम हो गया तो लोग चीज़ें और कम खरीदेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, मांग में कमी हो गई। जब मांग में कमी होगी तो फिर सप्लाई का कोई मैटर नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीमतें अपने आप क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, और यहाँ पर मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी बाजार में मुद्रास्फीति होती है, जब भी प्रश्न पे वापस आते हैं हम लोग कि जब भी बाजार में मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई सीआरआर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अगर सीआरआर को बढ़ा देती है और सीआरआर बढ़ गया, फिर से एक बार कि बैंक का पैसा कम होगा, बैंक से पैसा कम होगा तो बैंक के पास पैसा कहाँ, लोन जनता के पास भी कम जाएगा, तो लोगों के पास अगर पैसा कम जाएगा तो लोग भी मांग कम करेंगे, और लोग जो मांग को कम करेंगे तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। ये सिंपल सा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सीआरआर में और कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से प्रमुख बातें हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सीआरआर, अच्छा अब सीआरआर की गणना कब होती है, तो याद रखिए प्रश्न आ जाता है, कई बार आया हुआ है कि सीआरआर की गणना कितने दिनों में की जाती है। तो बता देता हूं, जो सीआरआर की गणना होती है वो प्रत्येक 14वें दिन 14 डेज पर प्रश्न आया हो कि सीआरआर की गणना आरबीआई कितने दिन पर करती है, 14 दिन पर करती है। ये तो हो गया सीआरआर की प्रमुख बातें। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है एसएलआर। एसएलआर हिंदी में इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात
इंग्लिश में से कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी को हिंदी में कहते हैं तरलता। लिक्विडिटी को कहते हैं तरलता। तो कई बार सुना होगा कि बाजार में तरलता बढ़ गई, बाजार में तरलता कम हो गई। अब प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। अब तरलता से अगर प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा? तो प्रश्न आएगा कि क्या होगा जब बाजार में मुद्रास्फीति क्या हो, वो कम हो। अगर बाजार में महंगाई कम है तो ऐसे में क्या होगा? महंगाई कम है, इसका मतलब क्या है? लोग चीज़ें कम खरीद रहे हैं। अच्छा, लोग चीज़ें कम खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोगों के पास पैसा कम है। अच्छा, लोगों के पास अगर पैसा कम है तो कारण क्या है? कि बैंक ने लोगों को पैसा कम दिया। अच्छा, बैंक ने लोगों को पैसा कम क्यों दिया? तो इसका भी कारण है कि बैंक के पास पैसा कम है। अच्छा, बैंक के पास पैसा कम है तो इसका कारण क्या हुआ? कि आरबीआई ने किसको? बैंकों को पैसा कम दिया। सिंपल सी बात। तो अब वापस आते हैं तरलता कि तरलता क्या है? तरलता का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्लो ऑफ मनी, पैसों का प्रवाह, पैसों का प्रवाह। अब हमने कह दिया कि अगर बाजार में तरलता बढ़ा दी गई, अगर बाजार में तरलता बढ़ा दी गई तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि बाजार में पैसों का प्रवाह बढ़ा दिया गया, अर्थात बाजार में पैसा और ज़्यादा आ गया। ये तो तरलता हो गया। अब कह दिया जाए तरलता को कम कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? कि बाजार से पैसे को कम कर दिया गया है। तो इस तरलता को कम करना या ज़्यादा करना, ये काम कौन करता है? ये आरबीआई करता है। और आरबीआई किसके द्वारा करता है? मैंने सुबह स्टार्टिंग बताया था, यह मौद्रिक नीतियों के माध्यम से करता है। किसके? मौद्रिक नीतियों के माध्यम से करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करता है। जब भी आरबीआई को लगता है कि बाजार में तरलता बढ़ रही है, जब भी लगता है उसको बाजार में तरलता बढ़ रही है, तो वह सीआरआर को बढ़ाकर क्या करता है? तरलता को कम करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, एसएलआर को बढ़ाकर कम करेगा। इस प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये तो हो गया तरलता का मुद्दा। तरलता को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? मैंने बताया था वैधानिक तरलता अनुपात। सेम टू सेम किसके तरीके? सीआरआर के तरीके। सीआरआर में क्या था कि सीआरआर हम लोग पढ़ा था कि जो पैसा था वो कैश के फॉर्म में किसके पास जमा होता है? आरबीआई के पास जमा होता है। और इस सीआरआर पर जो आरबीआई होती है वो बैंक को किसी प्रकार की कोई भी अदायगी नहीं करती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं एसएलआर के बारे में। एसएलआर क्या होता है कि मान लीजिए ये बैंक है, बैंक के पास 100 रुपये हैं, ये उसका क्या है? एनडीटीएल है। ये किसका? बैंक का। ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। भाई बैंकों की बैंक कौन कहलाती है? आरबीआई कहलाती है। अभी हम लोग आरबीआई के गठन के बारे में बात करेंगे कि आरबीआई का गठन किस प्रकार हुआ था। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग मूव करेंगे कि बैंकिंग इतिहास क्या है, कि बैंकों का निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ और वर्तमान में कितनी बैंकें हैं, कौन से बैंक सरकारी है, प्राइवेट है, ग्रामीण बैंक कौन सी हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। आते हैं वापस एसएलआर पे। एसएलआर क्या है? मैंने बताया था कि वैधानिक तरलता अनुपात। और क्या होता है ये? तो देखते हैं कि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं और बैंक क्या करे? अच्छा, बैंक के पास जो 100 रुपये होता है, मैं बता दिया मैंने कि करता क्या है बैंक। वो बैंक क्या करेगी? इस 100 रुपये क्या करेगा? वो लोन बांट देगा। फिर वही चीज़, अगर पूरा 100 रुपये का लोन पूरा बांट दिया तो बाजार में पैसा पूरा चला गया। मान लीजिए इतना पैसा जाने से क्या हो गया? बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो ऐसे में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बैंक से कहती है कि आप अपने कुल धन का एक हिस्सा, मान लीजिए 18%, आरबीआई कहती है बैंक से कि आप अपने कुल धन का एक हिस्सा हमारे पास जमा कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि तो इसमें सीआरआर और एसएलआर में फिर अंतर क्या हुआ? सीआरआर में भी वही चीज़ थी कि बैंक का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा हो रहा था। एसएलआर में भी बैंक का कुछ हिस्सा
आरबीआई के पास जमा हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, तो अंतर मैं बताता हूँ बेटा कि क्या है कि जो सीआरआर था तो वहाँ पर जो पैसा जमा हो रहा था आरबीआई के पास वो कैश फॉर्म में, नगद रूप में जमा हो रहा था, और यहाँ पर जो पैसा जा रहा है तो इसका जो फॉर्म है वो 3 प्रकार से जा सकता है। पहला क्या है, पहला तो होता है गोल्ड फॉर्म में, स्वर्ण के रूप में, दूसरा है डॉलर के रूप में, फिर वहीं तीसरा है सरकारी प्रतिभूति के रूप में, सरकारी प्रतिभूति, इसे कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये क्या होती है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अब अंतर दोनों समझ में आया सीआरआर और एसएलआर में कि सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है। सीआरआर में बैंक का वह हिस्सा जो नगद रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है और जिसके एवज में आरबीआई बैंक को किसी भी प्रकार का कोई भी जो ब्याज होता है वो नहीं देता है। सेम टू सेम यहाँ पर एसएलआर भी कि बैंक का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या सरकारी प्रतिभूति के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है और इसके एवज में आरबीआई बैंक को किसी भी प्रकार की ब्याज की अदायगी नहीं करती है, वो क्या कहलाता है, वो एसएलआर कहलाता है। तो ऐसे में बात करेंगे हम लोग कि वर्तमान में ये जो दरें हैं, जैसे कि अभी सीआरआर में पढ़ाया था, जो वर्तमान में जो सीआरआर की जो दर है वो 3% है। अभी 4% थी कुछ दिनों पहले और अब आरबीआई ने इसको चेंज कर दी, अब यह 3% हो गई है सीआरआर, ये अपडेट कर लीजिएगा। फिर वही बात करेंगे कि एसएलआर की जो दर है वर्तमान में वो कितनी है, वह 18% है। एसएलआर की जो दर है वर्तमान में 18% है। ये तो हो गया हमारा क्या, एसएलआर। अच्छा, क्वेश्चन इसमें फिर एक बन सकता है। कल मैंने कहा था सीआरआर पे एक क्वेश्चन बनाया था कि क्या होता है कि जब बाजार में मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ाएगी या घटाएगी। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि क्या होगा, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या होगा जब बाजार में मुद्रास्फीति, बाजार में जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वह कम है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है मुद्रास्फीति, या फिर कह सकते हैं कि बाजार में जो तरलता है वह कम हो गई है। तो ऐसे में तरलता को बढ़ाने के लिए, तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई एसएलआर में क्या परिवर्तन करेगा, यह प्रश्न है। प्रश्न क्या, दोबारा सुन लीजिए आराम से, कि क्या होगा जब बाजार में तरलता कम हो या मुद्रास्फीति कम हो। बाजार में जब मुद्रास्फीति या तरलता कम हो जाती है तो ऐसे में आरबीआई एसएलआर में क्या परिवर्तन करेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एसएलआर के बाद बात करेंगे कि क्या होती है बैंक रेट, क्या होती है रेपो रेट, क्या होती है रिवर्स रेपो रेट। तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।